इस वीडियो में दी गई करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग कानून विधेयक 2024। बैंकिंग कानून विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किया गया, जो भारत के बैंकिंग क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लेकर आया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। इस विधेयक के तहत अब बैंक खाता धारक 4 नामांकित व्यक्ति जोड़ सकते हैं, जो कैश, फिक्स्ड डिपॉजिट और लॉकर खातों पर लागू होंगे। साथ ही महत्वपूर्ण हित की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई है, जिससे बड़े निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। सहकारी बैंकों में निदेशकों का कार्यकाल 8 से बढ़ाकर 10 साल किया गया है और अब राज्य सहकारी बैंकों के बोर्ड में केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक भी शामिल हो सकते हैं। मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025 से 26। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में 2.33% से 7.48% तक वृद्धि की अधिसूचना जारी की है, जिससे मजदूरी 7 से 26 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ी है, जो राज्य के अनुसार भिन्न है। हरियाणा में मजदूरी 400 प्रतिदिन तक पहुंची, जबकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और तेलंगाना में न्यूनतम 7 रुपये की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी की गई है। दरअसल मनरेगा की मजदूरी दरें कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है, जिससे यह बढ़ती महंगाई के अनुसार बनी रहे। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के जमालपुर क्षेत्र की पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कला को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह खास कपड़ा छापने की तकनीक छिपा समुदाय ने पीढ़ी दर पीढ़ी संभाली है, जिसमें लकड़ी के ब्लॉक और प्राकृतिक रंगों से डिजाइन बनाए जाते हैं। निखिल सिंघल उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मीडिया रणनीतिकार और विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक निखिल सिंघल को हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें जनसंपर्क और मीडिया रणनीति में उनके असाधारण योगदान के लिए मिला। डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024। भारत सरकार ने 7 अप्रैल 2025 को डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024 लॉन्च की, जिसे माइटी के सर्टिन, CSIRT फिन और साइबर सुरक्षा कंपनी सीसा के सहयोग से तैयार किया गया। इस रिपोर्ट का उद्देश्य बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है। रिपोर्ट में AI संचालित हमलों, धोखाधड़ी तकनीकों और डिजिटल अनुपालन से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों को प्रमुख खतरे के रूप में पहचाना गया है। साथ ही इसमें कर्मचारियों की जागरूकता, घटना प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं और उन्नत तकनीकी उपायों पर जोर दिया गया है। न्यायमूर्ति BR गवई होंगे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। 16 अप्रैल 2025 को CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस BR गवई को उत्तराधिकारी नामित किया। सरकार की मंजूरी के बाद वे 13 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। अमरावती में जन्मे जस्टिस BR गवई ने 1985 में वकालत शुरू की। वह 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्होंने अनुच्छेद 370, विमुद्रीकरण, आरक्षण व बुलडोजर कार्रवाई जैसे अहम मामलों में फैसले दिए और न्याय प्रणाली को दिशा दी। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले पहले शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस ग्रीनफील्ड परियोजना का लक्ष्य 2700 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन है, जिसमें सौर, पवन और जल स्रोत शामिल होंगे। 65,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह शहर स्मार्ट प्लानिंग, ग्रीन बिल्डिंग मानकों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देगा। दरअसल अमरावती शहर को सतत शहरी विकास का वैश्विक मॉडल बनाया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना 29 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत की गई।
इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में पारदर्शिता, स्रोत की पहचान और बाजार में विश्वास सुनिश्चित करना है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 8 लाख करोड़ निवेश और 6 लाख नौकरियों के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में 5 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो रही है, जो जून से अगस्त के बीच आयोजित होगी। इसमें कुल 750 यात्री लिपुलेख और नाथू-ला मार्गों से जाएंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए आईटीबीपी द्वारा ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है, जिसमें चिकित्सा सहायता, आपात सेवाएं और रास्तों की निगरानी शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पहली बार बिहार में 4 से 15 मई तक आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगो, शुभंकर गज सिंह और थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संघ का अनावरण किया। लोगो में केसरिया और हरे रंग बिहार की सांस्कृतिक जीवंतता दर्शाते हैं, जबकि डिजाइन में महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, पीपल वृक्ष और मधुबनी कला को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इस आयोजन में 8,500 खिलाड़ी और 1,500 तकनीकी स्टाफ 28 खेलों में भाग लेंगे। देश की अन्य कुछ महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं। भारत और अमेरिका के बीच चौथा टाइगर ट्रायम्फ त्रिसेवा अभ्यास 1 से 13 अप्रैल 2025 तक पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य HADR अभियानों में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना और संयुक्त समन्वय केंद्र स्थापित करना था। वरिष्ठ बैंकर अंबुज चंदना DBS बैंक इंडिया में MD और उपभोक्ता बैंकिंग प्रमुख बने। ये पहले कोटक महिंद्रा बैंक में प्रेसिडेंट थे। यह नियुक्ति रजत वर्मा के CEO बनने के बाद की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इतिहासकार मायना स्वामी को ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में योगदान के लिए उगादी पुरस्कार देने की घोषणा की है। 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई स्टैंड अप इंडिया योजना अपने 7वें वर्ष में पहुंच गई है, जिसमें अब तक 61,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत हुए हैं। यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई थी। भारत हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाता है, ताकि शिपिंग उद्योग के आर्थिक विकास, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान को सम्मान दिया जा सके। 3 अप्रैल 2025 को युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष श्रॉफ को आंगनवाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा में नवाचार के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अप्रैल 2025 में कारगिल विजय दिवस के तहत भारतीय सेना ने जुबर स्टेडियम बटालिक में बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजन किया। इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना, युवाओं को जोड़ना और क्षेत्रीय विकास में सहयोग करना था। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सोहिनी राजोला को कार्यकारी निदेशक ग्रोथ नियुक्त किया है। 1 अप्रैल 2025 को असम सरकार ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य 30 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की बीज पूंजी प्रदान करके सूक्ष्म व्यवसाय स्थापित करने में मदद करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 अप्रैल 2025 को बताया कि 2,000 रुपये के 98.21% बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं, जबकि 6,366 करोड़ मूल्य के नोट अभी भी जनता के पास हैं। भारत सरकार ने कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलई फूलों की माला को GI टैग प्रदान किया है। इसके साथ ही तमिलनाडु के GI उत्पादों की संख्या 62 हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 अप्रैल 2025 को नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल नीति आयोग और NCAER के सहयोग से विकसित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्यों को बेहतर राजस्व प्रबंधन, कर्ज नियंत्रण और वित्तीय नीति निर्धारण में मदद करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, जो माइकल पात्रा का स्थान लेंगी।
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 7 से 9 अप्रैल 2025 को हुई 54वीं बैठक में प्रमुख नीतिगत दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की। रेपो दर को 6% किया गया, जो तुरंत लागू हो गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने 6 अप्रैल 2025 को पोरबंदर जिले के माधवपुर में माधवपुर मेले का उद्घाटन किया। यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह की याद में सांस्कृतिक सद्भाव और भक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में नया पंबन ब्रिज उद्घाटन किया, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदक जीते। हितेश गुलिया ने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता और इस टूर्नामेंट में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए और दिल्ली इस योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले के 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और टी घराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल लगभग 4400 साल पुराने हैं और हड़प्पा काल के विकास, नगर नियोजन और व्यापार को दर्शाते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली में कवच 5.0 नामक अगली पीढ़ी की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की घोषणा की। यह प्रणाली ट्रेन की आवृत्ति 30% तक बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे 80 लाख दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को GI टैग प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। भारत ने अपनी हरित ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनन मंत्रालय के समन्वय में संचालित होगा। भारत का पहला एजेंटिक AI हैकाथॉन techvantage.ai ने क्रू AI के सहयोग से आयोजित किया। यह आयोजन एजेंटिक AI वीक के दौरान हुआ, जिसमें 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने पोषण अभियान के तहत 7वां पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य कुपोषण समाप्त करना और समाज के संवेदनशील वर्गों के लिए पोषण परिणामों में सुधार लाना है। बेंगलुरु स्थित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसपे ने 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव हासिल किया है। कंपनी ने सीरीज D फंडिंग राउंड में $60 मिलियन जुटाए, जिसका नेतृत्व केडारा कैपिटल ने किया। भारतीय ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के 22 वर्षीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने पेरू के लीमा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारतीय टीम में शानदार वापसी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर राज्य की जीरो पावर्टी मिशन योजना का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने DPS फ्लेमिंगो झील को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, जो शहरी भारत में वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत द्वारा अफ्रीकी चीता पुनर्वास परियोजना के तहत 2 साल बाद 20 अप्रैल 2025 को 2 वयस्क चीतों को मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। ओडिशा का सिमलीपाल अब भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जिसे 24 अप्रैल 2025 को ओडिशा सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। यह भितरकनिका के बाद राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक एक लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।